क्या वायग्रा से मौत हो सकती है? जिसको हम बोलते हैं ना प्यार होना मतलब कि वो सिग्नल आपके नीचे ट्रांसफर हो पा रहे हैं एक रिलेशन बनाने के लिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या सर मेंटल समस्या अधिक मानते हैं आप इसको या फिजिकल है? देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेंटल और फिजिकल दोनों ही वजह से होता है। सेक्स जो है एक बेसिक नीड है, तो काफी बार जो पहली टाइम जो रिलेशन बनाते हैं लोग, उन लोगों को काफी परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है कि हाँ अब तो मैंने ले ली है और दोस्तों ने भी बताया है कि इससे बढ़िया होता है तो मेरा भी हो जाएगा बढ़िया। दूसरी बात, थोड़ा दवा भी हेल्प करती है, वेसोडाइलेशन कर देती है, थोड़ा इरेक्शन इजी कर देती है। अच्छा ये बताइए, कोई किसी को डिज़ायर नहीं आ रहा है अगर, और वो उसका इलाज यहाँ खोज रहा है ये सिल्डेनाफिल खा करके, तब ये कितनी हेल्प करती है? तो जैसे कि एक डिजायर नहीं होना, ये भी एक सेक्स की एक समस्या है। हम सिल्डेनाफिल ले लें तो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो जिससे कि जान का भी खतरा हो सकता है। आनंद बख्शी ने एक गीत लिखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, बहुत ही फेमस गीत। ये गीत आनंद बख्शी ने एक्सीडेंटली हुए प्रेम का बखान के लिए लिखा था। माने एक सुखद आश्चर्य टाइप घटना, दवाइयों और इलाजी उपकरणों की दुनिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ जब वे एक्सीडेंटली से परमानेंटली हो गई। 1990 के दशक के शुरुआत में दवा कंपनी फाइज़र के साइंटिस्ट दिल की बीमारी के लिए, दिल के इलाज के लिए एक नई दवा सिल्डेनाफिल पर काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस दवा से छाती के दर्द को तो कम करने में कोई ख़ास मदद नहीं मिली, लेकिन इससे पुरुषों को अजीबोगरीब साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ा। दवा खाने के बाद कई लोगों ने इरेक्शन की शिकायत की। इसके बाद इस साइड इफ़ेक्ट की विधिवत जांच हुई, अध्ययन हुआ और रीपैकेजिंग हुई और दवा बनी वाइग्रा। इस खोज से पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कोई व्यवस्थित ऑर्गेनाइज उपचार था नहीं दरअसल। इस दवा के बाज़ार में आने के बाद इसका मिसयूज़ भी खूब हुआ। लोग इस दवा से एडिक्ट भी हो गए। इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसे नहीं भी था, उन्होंने भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष मित्तल। उनसे हम समझेंगे कि वाइग्रा की साइंस क्या है और किस तरह इसका इस्तेमाल, ओवर इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल और समस्याओं को जन्म देता है। किस तरह इससे एडिक्शन भी हो सकता है। बातचीत आगे बढ़ाने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दिया करें और आप अगर किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं तो उसकी रेटिंग भी कर दिया करें। फिलहाल बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर आशीष से। वेलकम सर। थैंक यू। सर, ये इस दवा की जो इन्वेंशन की घटना है वो बहुत रोचक है कि अचानक से कुछ और बना रहे थे और कोई और दवा बन गई। और मेडिकल साइंस में यहाँ तक मैं पढ़ रहा था कि इंसुलिन भी ऐसे ही बनी और पहली एंटीबायोटिक भी ऐसे ही बनी और फिर जो है वो सरप्राइज़ ऐसा मिला। ये दवा आने के बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो दुनिया है, जो बीमारी की दुनिया है, इसके बीमार हैं, उनमें बहुत आमूल-चूल बदलाव आया। लेकिन फिर ये ड्रग जो है ओवर द काउंटर बिकने लग गया। ये इस वाइग्रा है क्या? ये दवा क्या है? इसका कंपोज़िशन क्या है? बॉडी पे काम कैसे करती है? इसको अगर समझाना चाहें शुरू में आप। अच्छा, जैसे वियाग्रा की बात करें तो इसमें सॉल्ट होता है सिल्डेनाफिल। तो वियाग्रा जो ये पहला ब्रांड नेम है सिल्डेनाफिल कंपाउंड का। तो इसके बाद जब कुछ समय के बाद कोई भी सॉल्ट होता है वो डीरेगुलेट हो जाता है, फिर तरह तरह की कंपनियां भी उसको बना सकती हैं। तो जो पहला कंपनी जिसने इस सॉल्ट को बनाया उसने वियाग्रा नाम दिया और उसके बाद अब बहुत सारे नामों से ये सॉल्ट अवेलेबल है मार्केट में। और इसकी बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो ये PDE5 इनहिबिटर है। तो इस दवा से क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बॉडी में उसका लेवल बढ़ जाता है, उसका ब्रेकडाउन कम होता है। PDE5 एंजाइम जो है इस दवा से इनहिबिट हो जाता है, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है या NO जिसको बोलते हैं, ये वेसोडाइलेशन करता है। तो जो हमारे पेनिस में जो ब्लड फ्लो है इस दवा को लेने के बाद बढ़ जाता है, जिससे इरेक्शन हो जाता है। सिर्फ पेनिस में ही बढ़ता है कि पूरे बॉडी में बढ़ जाता है? इस दवा को लेने से ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में बढ़ जाता है, लेकिन ये जो दवा है स्पेसिफिकली जो PDE5 जो पेनिस में है उसको इनहिबिट करती हैं। अच्छा। क्योंकि जो भी एंजाइम्स होते हैं बॉडी में उनके अलग अलग सब टाइप हैं। तो ये जो मेडिसिन है स्पेसिफिकली जो पेनिस का PDE5 है उसको इनहिबिट करती हैं, तो ज़्यादा इफेक्ट पेनिस में होता है। क्योंकि दूसरी जगह भी ये एंजाइम मौजूद है तो कुछ दूसरी जगह भी वेसोडाइलेशन होता है, तो जो कि इस दवा के साइड इफेक्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। और किन परिस्थितियों में डॉक्टर ये दवा रिकमेंड करते हैं? सबसे कॉमन परिस्थिति है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्पेसिफिकली वस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन।
तो सबसे पहले हम इसमें ये जान सकते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्यों है, फिर हम थोड़ा अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि सिल्डेनाफिल कैसे काम करता है। तो जैसे कोई भी जो हमारी सेक्स साइकिल है, जब भी हमें इरेक्शन होता है, जब हम रिलेशन बनाते हैं, तो पहले ये एक होती है साइकोजेनिक। पहले हमारे पास थॉट आता है कि हम किसी से रोमांटिक रिलेशन में हैं, एक प्यार की अनुभूति होती है, एक एक्साइटमेंट आता है। फिर वो सिग्नल हमारी बॉडी में नर्व्स के जरिए ट्रेवल करके जाते हैं पेनिस में। फिर इन सिग्नल से होता है, जो वहाँ पे वेसल्स होती हैं उसमें वेसोडाइलेशन हो जाता है, कि जो वेसल्स हैं वहाँ पे जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं, कि वो अगर मान लो साइलेंट फेज में वो ऐसी हैं, तो उनमें डायलेशन होके ऐसा हो जाता है जिससे कि ब्लड पेनिस में रश करता है। और जब ब्लड पेनिस में रश करता है तो उसमें इरेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद में जब हम रिलेशन बनाते हैं तो उससे एक सेंसेशन, एक्साइटमेंट प्रोड्यूस होता है, और जो हमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रूप में एक हमें ऑर्गाज्म की फीलिंग हमें आती है। तो पहले एक साइकोजेनिक फेज कि जिसमें हमें थॉट्स आए, फिर एक न्यूरॉन्स ने उस फीलिंग को कन्वे किया, फिर पेनिस में वेसोडाइलेशन हुआ, इरेक्शन हुआ, और फिर नर्वस सिस्टम के रूप में हमें एक एक्साइटमेंट की फीलिंग हुई। अच्छा, और ये डिसफंक्शन कैसे शुरू होता है बॉडी में? हाँ, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इन जो ये पूरा मैंने पथ्य बताया, इसमें कहीं भी गड़बड़ हो जाए तो हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आ जाएगी। और उसी की दवाई है? हाँ, तो हम अगर वस्कुलोजेनिक अगर कॉज है तो ये दवाई काम करेगी। थोड़ा सा समझाइए इस टर्म को एक्सप्लेन करके, ये अलग कैसे है? तो जैसे मैंने बताया पहला, जैसे साइकोजेनिक फैक्टर, किसी को अगर फीलिंग ही डेवलप नहीं हो रही, कि जैसे कि आपका पार्टनर है, आपकी उससे मतभेद चल रहे हैं, तो आपका एक लव कनेक्शन नहीं बन पा रहा, या पार्टनर जैसी आपकी दिखने में एक्सपेक्टेशन है उससे आपकी मैचिंग नहीं हो रही, इमोशंस की थॉट लेवल पे मैचिंग नहीं हो रही, फीलिंग नहीं आ रही, तो वो सिग्नल ही जनरेट नहीं हो पाते, जिसको हम बोलते हैं ना, बिल्कुल, हाँ, जिसको हम बोलते हैं ना प्यार होना। प्यार होना मतलब कि वो सिग्नल आपके नीचे ट्रांसफर हो पा रहे हैं एक रिलेशन बनाने के लिए। तो जैसे किसी को एंजाइटी हो गया, किसी को डिप्रेशन हो गया, उससे भी इस तरह की फीलिंग्स नहीं आ पाती और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, या साइकोसिस की समस्या हो गई, या आप सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ पे कैरी ही नहीं हो रही प्यार वाली, तो इसको हम साइकोजेनिक डिस्फंक्शन बोलते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो ओब्वियसली साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ये चीज़ काम नहीं करेगी। फिर ये सिग्नल नीचे हमारे जाते हैं, तो अगर हमारे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, नर्व्स में जो इस फीलिंग को कैरी कर रही हैं, तब भी हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, तो जिसको हम न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। फिर अगर हम जब नीचे जाते हैं तो जो वेसल्स हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कि जैसे सपोज मैंने बताया कि वेसल्स का डायमीटर जब फ्लैसिड है तो ऐसे है, और जब सिग्नल आते हैं वो ऐसे फूल जाती है, डायलेशन उसका हो जाता है और ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो जब वो फीलिंग आने के बाद भी वेसोडाइलेशन ना हो पाए और वेसल्स ऐसी ही रहें, तो ये वस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो वियाग्रा या सिल्डेनाफिल यही काम करती है। तो जिन लोगों का डायलेशन नहीं हो पा रहा, उनका हेल्प करके डायलेशन करवा देती है, जिससे ब्लड रश करता है और हमें इरेक्शन हो जाता है। अच्छा, इस ग्रुप में और सारी जो है, टेडनाफिल है, सिल्डेनाफिल है, ये दवाइयाँ कैसे अलग हैं इससे? हाँ, तो जो सबसे पहले इस ग्रुप की जो मेडिसिन मार्केट में आई थी, PDE5 इनहिबिटर, वो सिल्डेनाफिल है। उसके बाद कॉमनली यूज टाडालाफिल आई, और फिर जैसे अब जो कॉमनली यूज़ हो रही है वो अवानाफिल मार्केट में आई। तो इन दवाइयों में जो हम एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, PDE5, तो डिफरेंट सब टाइप को ये इनहिबिट करती हैं, तो जिससे इनके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल में फ़र्क है। अच्छा, दूसरा चीज़, इन मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन में भी थोड़ा फ़र्क है, और ये कितने समय तक बॉडी में काम करती हैं उसमें भी फ़र्क है। तो जैसे अगर हम बात करें सिल्डेनाफिल की, तो उसका असर करीब 8 से 10 घंटे तक रहता है बॉडी में, और अगर हम टाडालाफिल की बात करें, उसका असर 36 से 40 घंटे तक रहता है। और अगर हम बात करें अवानाफिल की, तो उसका असर और भी शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहता है, 2-3 घंटे तक ही रहता है। अच्छा, तो ड्यूरेशन में फ़र्क है, और जैसे मैंने बताया एब्जॉर्प्शन में, कि बॉडी में ये कैसे एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे सिल्डेनाफिल अगर बॉडी में हमारे खाना मौजूद है, हमने अभी खाना खाया है, तो वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होती, वो खाली पेट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है।
टाडालाफिल है कि आप उसको खाने के बाद भी ले लेंगे, खाना मौजूद है पेट में तब भी वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और अवानाफिल की बात करें तो आपने अल्कोहल भी ले रखा है तब भी वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से इनके एब्जॉर्प्शन में डिफरेंट है। और इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन जिसकी हम बात करते हैं, जैसे सिल्डेनाफिल का असर आने में करीब 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब जब आपने टैबलेट लिया और जब आप रिलेशन बनाने जा रहे हैं, जब आपको डिज़ायर्ड इरेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, उसको हम ऑनसेट ऑफ एक्शन समझ रहे हैं। तो सिल्डेनाफिल का 2 आवर्स है और टाडालाफिल आधा घंटे में भी काम कर देती है। और अवानाफिल की हम बात करें तो वो 15 मिनट में भी रेस्पॉन्स शो कर देती है। नहीं, इसमें दो चीज़ है कि एक आप जो है संबंध बनाने जा रहे हैं, उसके पहले ये दवा ले रहे हैं, और एक आपको प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आपको ये फॉलो करना है लगातार 7 दिन तक, 15 दिन तक, या सिर्फ ये दो कंडीशन, ये दोनों अलग अलग हैं कि हमें वो दवा तभी लेनी चाहिए जब आप जो है संबंध बनाने जा रहे हैं? अच्छा, पहले तो एक डिस्क्लोज़र है, ये मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है और इसके अलग अलग यूज़ होते हैं। और अगर बेसिक हम अगर डिस्कशन करें तो जैसे हम संबंध बनाने जा रहे हैं कि जैसे अभी हमें इमीडिएटली संबंध बनाना है कि सब चीज़ रेडी है, हम लोग रेडी हैं पार्टनर के साथ, तो आप अवानाफिल लीजिए जिससे कि 15-20 मिनट में ही रेस्पॉन्स आ जाए। अगर कुछ और अगर आपने अल्कोहल भी ले रखा है तो ओब्वियसली दूसरी दवाइयाँ आप नहीं ले सकते, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं और एब्जॉर्प्शन में भी दिक्कत आएगी, तो आप अवानाफिल लेंगे। अगर आपने अल्कोहल नहीं लिया, आपने खाना खा रखा है, रिलेशन आपको आधा 1 घंटे में बनाना है, तो टाडालाफिल चॉइस बनता है। और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, और आपने खाना भी नहीं खाया है, तो आप सिल्डेनाफिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है और साइड इफ़ेक्ट भी सबके थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन की चॉइस डिफ़र करती है और इनकी डोजेस भी डिफरेंट होती हैं। अच्छा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या सर मेंटल समस्या अधिक मानते हैं आप इसको या फिजिकल है? देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेंटल और फिजिकल दोनों ही कॉजेस से होता है। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को क्या समस्या है। अगर हम यंग पॉपुलेशन की बात करें, यंग पॉपुलेशन जो मतलब 40 साल से कम उम्र में है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर उनको हो रहा है, तो इसमें साइकोजेनिक या मेंटल फैक्टर ज़्यादा होते हैं परसेंटेज में अगर हम बात करें। और जैसे जैसे पेशेंट की एज होती है तो उसमें फिजिकल फैक्टर, जैसे 40 साल से ऊपर अगर हम ले लें तो फिजिकल फैक्टर उसमें ज़्यादा होंगे, जैसे कि उसमें न्यूरोजेनिक या वस्कुलोजेनिक फैक्टर ज़्यादा होंगे। फिजिकल फैक्टर मतलब मेरा मतलब है मेडिकल फैक्टर से। अच्छा, अब ये जो ओवर द काउंटर ये ड्रग बिकने लग गई और छोटे छोटे गांव कस्बों से लेकर के बड़े शहरों में ये दवा इतनी पॉपुलर हो गई कि इसको लोग बिना सोचे समझे किसी दोस्त की सलाह से और इंटरनेट पे गूगल करके लोग इसका यूज़ करने लग गए। ये दवा अगर बिना प्रिस्क्राइब की ली जा रही है लगातार, तो ये कितनी ख़तरनाक है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे कितना फ़र्क डालती है, ये साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके? देखिए, सेक्स जो है एक बेसिक नीड है, तो काफ़ी बार जो पहली टाइम जो रिलेशन बनाते हैं लोग, उन लोगों को काफ़ी परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है कि हम रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन होगा या नहीं होगा, इरेक्शन होगा नहीं होगा। तो काफ़ी बार लोगों को परफॉर्मेंस एंजाइटी या जो परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो वो उस लिए टैबलेट को यूज़ करते हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं कि ये वस्कुलोजेनिक या मेडिकल कॉजेज से जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है ये उसके लिए बनी है। लेकिन जिन लोगों को ये मेंटल ब्लॉक है उन लोगों में भी ये दवा काम कर जाती है, क्योंकि जब वो दवा लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ कॉन्फिडेंस मिल जाता है या रीएश्योरेंस हो जाता है, या जो हम बोलते हैं प्लेसेबो इफेक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर पे वो हो जाता है कि हाँ अब तो मैंने ले ली है और दोस्तों ने भी बताया है कि इससे बढ़िया होता है तो मेरा भी हो जाएगा बढ़िया। दूसरी बात, थोड़ा दवा भी हेल्प करती है, वेसोडाइलेशन कर देती है, थोड़ा इरेक्शन ईजी कर देती है, तो उस वजह से ये दवा काम कर जाती है, हालांकि है वो साइकोजेनिक फैक्टर। तो ऐसे में जो यंग लोग हैं उनको यूजुअली इस दवा को अवॉइड करना चाहिए और दोस्तों की सलाह से तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पहले दिक्कत आ गई है रिलेशन बनाने में और अभी आपको डर लग रहा है तो पहले आप डॉक्टर से डिस्कस करिए कि हो सकता है कि आपको दवा की ज़रूरत ही ना पड़े।
दूसरी आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए वो भी डिपेंड करेगा, और एक मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ही आपको दवा लेनी चाहिए। हो सकता है कि आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, जो कि इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं और आप केवल सिल्डेनाफिल ही ले रहे हैं, तो जो कि सही ट्रीटमेंट नहीं है। एक थोरो एग्जामिनेशन करके, थोरो इवेल्यूशन के बाद ही ये दवा लेनी चाहिए। दूसरा, आपने जो बात कही थी ओवर द काउंटर अवेलेबल है, ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है, लेकिन ये अलाउ नहीं है ओटीसी मेडिसिन के रूप में इसको बेचना। तो इवन अब तो काफ़ी कंपनीज लिखने भी लग गई हैं कि आप ये साइकेट्रिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस से ही लें। अलग अलग कंपनियों के हिसाब से कुछ कंपनियां लिखने भी लग गई हैं, और ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, क्योंकि हाँ, डायग्नोज तो हो पहले बीमारी आपकी। हाँ, अभी हिंदुस्तान में रेस्ट्रिक्शन कम है दवा प्रोक्यूर करने में, तो इसलिए लोगों को मिल जाती है। नहीं तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो ज़्यादातर जगह ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, कोई किसी को डिज़ायर नहीं आ रहा है अगर, और वो उसका इलाज यहाँ खोज रहा है ये सिल्डेनाफिल खा करके, तो ये तब ये कितनी हेल्प करती है? तो जैसे कि एक डिज़ायर नहीं होना, ये भी एक सेक्स की एक समस्या है। डिज़ायर नहीं होने में भी हमको कॉज को आइडेंटिफाई करना है कि डिज़ायर क्यों नहीं हो रहा है। एक तो डिज़ायर हो सकता है कि पहले से उनको वस्कुलोजेनिक फैक्टर हैं, उन्होंने रिलेशन बनाया है, वो रिलेशन नहीं बना पाए हैं, और उनका पूरा कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया है कि भाई मुझे ईडी की समस्या है, इसलिए उनकी डिज़ायर ख़त्म हो गई है। या किसी को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग पीएमई की समस्या थी कि वो रिलेशन बनाने गए थे, जल्दी इजैकुलेशन हो गया और सामने वाले पार्टनर्स ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, या उनकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर दिया, कुछ वर्ड्स ऐसे बोले, तो उससे आपकी डिज़ायर ख़त्म हुई है। या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है आपको, हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन है वो आपके बॉडी में कम है, उसकी वजह से डिज़ायर नहीं हुई। या और कोई हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड का इम्बैलेंस हो गया, उसकी वजह से आपकी डिज़ायर कम है। या बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जो कि हमारी सेक्स डिज़ायर को अफेक्ट करती हैं। वो साइकेट्रिक मेडिसिन भी हो सकती हैं, और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की भी दवाइयाँ हो सकती हैं। तो वो हमें देखना होता है कि कहीं पेशेंट वो दवा तो नहीं ले रहा। इनफैक्ट मेरे पास तो काफ़ी मरीज आए थे ऐसे कि जो अपनी हाइपरटेंशन का इलाज ले रहे थे और उनको डिज़ायर की कमी थी। तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री को देखा तो मिला वो कि ये दवा डिज़ायर कम करती है। तो वो बीपी की दवा थी, तो उसको हमने चेंज किया, उनको बोला कि आप अपने फिजिशियन से चेंज करवा लीजिए। तो उन्होंने जैसे ही अपनी दवा चेंज की, उनको सॉल्यूशन मिल गया, उसमें सिल्डेनाफिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है। दूसरा, हार्मोन्स की मेडिसिन, वो भी काफ़ी बार डिज़ायर कम कर देती हैं। काफ़ी बार जिम वाले बच्चे आते हैं, जिम सप्लीमेंट लेने से भी डिज़ायर कम हो जाती है। कुछ लोग जो एडिक्शन में हैं, अलग अलग तरह के एडिक्शन कर रहे हैं, जैसे अल्कोहल एडिक्शन, उससे भी काफ़ी लोगों की डिज़ायर कम हो जाती है। तो बेसिकली जब पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले कॉज ढूंढते हैं, चाहे उसको इरेक्शन की समस्या हो, चाहे डिज़ायर की समस्या हो, चाहे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की हो। फिर अगर कॉज को ढूंढ के कॉज को ठीक करेंगे तो वो सही इलाज हो पाता है मरीज का। अच्छा, ये जो शॉर्टकट लोग अपनाया है वाइग्रा को एज अ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या जो आप बता रहे हैं समस्या बिना कॉज को खोजे हुए, इसके और हमारे बॉडी ऑर्गन पे क्या नुकसान है? देखिए, जो इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो जो हम सिंपल रूप में जो समझ सकते हैं साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि ये वैसोडाइलेशन करती है तो दूसरे शरीर के ऑर्गन्स में भी डायलेशन कर सकती है। तो जैसे अगर हम सिर की बात करें, सिर में वैसोडाइलेशन हो गया तो हेडेक हो जाता है काफ़ी लोगों को। आइज़ में हो गया तो ब्लरिंग होती है काफ़ी लोगों को। नोज़ में वैसोडाइलेशन हो गया तो स्टफीनेस हो जाती है नोज़ की। फिर हम नीचे आए, जैसे हार्ट पे काफ़ी लोगों को पाल्पिटेशन फील होती है ये दवा लेने के बाद। कुछ जैसे अब नीचे इंटेस्टाइन में आए तो पेट ख़राब हो जाता है काफ़ी लोगों का। और फिर स्किन पे हम देखें तो अगर स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो काफ़ी लोगों को रेडनेस हो जाती है स्किन पे। फिर वैसोडाइलेशन होने से थोड़ा लोगों को हीट फील भी होता है, थोड़ा गरम गरम फील होता है। तो ये मेनली कॉमन साइड इफ़ेक्ट बीपी है लो होता है इसमें? इस दवा का। हाँ, जैसे कि जैसे ये दवा का जो रिसर्च हो रहा था वो बीपी लो की दवाइयों को ही डिस्कवर करने में हो रहा था कि तो फिर जब इसको देखा गया कि बीपी लो में तो इतनी इफेक्टिव नहीं हो रही थी, लेकिन साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे थे, वो भी सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट, तो इसको
थोड़ा रिफाइन करके इसको सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया गया। लेकिन यस, इसका साइड इफ़ेक्ट बीपी लो होना है। तो इसलिए जब कुछ पेशेंट, जैसे कुछ हार्ट के मरीज नाइट्रोग्लिसरीन ले रहे होते हैं, जैसे आइसोसोर्बाइट नाइट्रेट, इस तरह की दवाइयाँ जो ले रहे होते हैं, तो वो मेडिसिन नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाती हैं बॉडी में। और हम सिल्डेनाफिल ले लें तो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो जिससे कि जान का भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जो नाइट्राइट ले रहे हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। इवन जिन लोगों को बीपी की समस्या है और जो बीपी की दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की एडवाइस ये दवा सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल या वनाफिल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने का उनमें खतरा रहता है। अच्छा, एक मैं इसको पढ़ते हुए रिसर्च करते हुए मैंने एक वीडियो देखा, डॉक्टर साहब भी थे, बता रहे थे कि आप 1 या 2 ड्रिंक ले सकते हैं अगर लेना चाहें। अगर आपके बस में नहीं है कंट्रोल करना तो आप 30 to 60 ml ले सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें। क्या कि ये सच है कि आप उसके साथ ड्रिंक लें और आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो? दूसरा, सबसे ज़्यादा गूगल पे कॉमन इसके बारे में पूछा गया सवाल जो है कि क्या वायग्रा से मौत हो सकती है? ये 2 सवालों को अगर आप समझा पाएँ। ये हमने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा है कि लोगों ने वियाग्रा लिया या हैवी डोज ले लिया, उससे डेथ हो गया। तो यूजुअली हैवी डोज या जितना रिकमेंडेड डोज है, अगर आप उससे लेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, और कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है आपको तो डेथ का खतरा इसमें रहता है। जैसे मैंने स्पेशल केसेस बताए कि जैसे किसी को पहले ही प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक इलनेस है, कोई ऑलरेडी नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है, बीपी की समस्या है, अगर बीपी ज़्यादा ड्रॉप हो गया आपका और आप इंटॉक्सिकेटेड हैं, फिर आपने वियाग्रा ले लिया, फिर बीपी ड्रॉप होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में ये दवा हमें अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल आपने थोड़ा बहुत मात्रा में ले रखा है तो ओबियसली मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अल्कोहल के साथ आप ना लें। और अगर अल्कोहल के साथ अगर फिर भी ले लेते हैं तो अवानाफिल, जैसे मैंने बताया कि उसका एब्जॉर्प्शन अफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे डॉक्टर रिस्क लेनी ही क्यों है। ऐसे डॉक्टर मैं समझता हूँ कि अगर कहीं पे 1-2% चांस भी है, चाहे रिस्क कम हो रही है कि आप कम अल्कोहल ले लो तो कम रिस्क है प्रॉब्लम होने की, लेकिन रिस्क तो है कुछ। तो ऐसे डॉक्टर, मेरी एडवाइस तो यही है, रिस्क नहीं लेनी है, अल्कोहल के साथ ना लें, और मिनिमम अल्कोहल के साथ भी अगर ले रहे हैं तो अवानाफिल का एब्जॉर्प्शन ठीक है तो वो ले सकते हैं। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि डी एडिक्शन करने में 6 महीना लगा। क्या कोई ऐसा पेशेंट भी मिला आपको जो इस वायग्रा से या सिल्डेनाफिल से एडिक्ट हो गया हो? हाँ, ये पेशेंट मैंने एम्स में ही देखा था, और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर गाजियाबाद में है। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड हैं शंभू, जो अभी एम्स पटना में है, उनके पास था ये पेशेंट, और वो सिल्डेनाफिल की बहुत सारी गोलियां यूज़ कर रहा था। आई थिंक 30-40 गोलियां वो यूज़ कर रहा था डेली की। हाँ, अरे बाप रे बाप! हाँ, और ये पूरे एम्स फैकल्टी के लिए भी सरप्राइज़ था वो पेशेंट। तो जैसे मैंने बताया मेरे फ्रेंड के पास था, तो धीरे धीरे उन लोगों ने उस पेशेंट को डिटॉक्सीफाई किया। इनफैक्ट उसको गाजियाबाद में उन्होंने एडमिट रखा था काफ़ी समय। तो आई थिंक शंभू मिलेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम उससे पूछूंगा व्हाट हैपन। उम्मीद है हम लोग के दर्शकों को ये बातचीत बहुत पसंद आएगी। आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो डॉक्टर आशीष से हमने जाना कि बात शुरू हुई थी वायग्रा से और बात आगे निकलते एडिक्शन और डी एडिक्शन तक एक ज़रूरी मोड़ पर आकर ख़त्म हुई। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आप अगर इस किसी यूट्यूब के अलावा किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं तो वहाँ रेटिंग भी करें। शुक्रिया। मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे थे हेलो डॉक्टर।